नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय शिलोद में। तो आज हम देने जा रहे हैं आपको स्पेशल टीजीटी गुरुजी बनाने के लिए ईवीएस की क्लास विद बेहतरीन कंटेंट। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको शेयर करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी होती है, SO2, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है, CO2, और इसके अलावा एक और होती है प्यारे बच्चों जिसका नाम है NO2। यानी ये तीनों गैसें क्या काम करती है, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। यानी पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन नंबर 1, नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन, और नंबर 3 आपको पढ़ना होगा कौन सा, साउंड पॉल्यूशन। चौथा आपको पढ़ना होगा कौन सा, सॉइल पॉल्यूशन। इस तरीके से सारे के सारे पॉल्यूशन आपके विद MCQ करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। बोर्ड पे भी क्लास ली जाएगी, आपको कंटेंट करवाया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को नापने के लिए की जाती है। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, BOD होती है, एक COD होती है, और एक क्या होती है, VOD, वुल्नरेबल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मेन जो है जल प्रदूषण के मेजरमेंट के लिए हम किस ऑक्सीजन डिमांड को देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी पर ऑक्सिल एसिटिल जो नाइट्रेट है वो आपके पास कैसा प्रदूषक है, वो आपका एयर पॉल्यूटर है। यानी इसे हम क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। तो एयर पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम करता है कौन, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। यानी हमारे पास ओजोन लेयर किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी आपकी पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। और इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि पराबैंगनी विकिरणें मनुष्य के शरीर में कौन सी विटामिन जनरेट करती है। तो आप याद रखना विटामिन डी, जो कि नेचुरली तौर पर ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने आप बनती है। और विटामिन जो डी बनती है वो आपके किस हार्मोन से बनती है, ये अगर पूछ लिया जाए कि विच हार्मोन्स टू बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। तो जो कैल्सीफेरॉल में बदलती है, इर्गेस्टिरोल क्वांटिटी होती है, कैल्सी इर्गेस्टिरोल होता है। तो इसका मतलब वो जो हार्मोन है वो आपके पास कौन सा होता है, इर्गेस्टिरोल हार्मोन कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। जैसे दस्तावेज जांचने हो हमें, फर्जी दस्तावेज, नकली दस्तावेज हों, तो उनको भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कवर अप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वायुमंडल के में कौन सी गैस ऐसी है जो सर्वाधिक पाई जाती है। सबको पता है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो आपकी लगभग कितनी है, 79% है। उसके अलावा ऑक्सीजन कितनी है, 20.8% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03 है, और उसके अलावा 0.97 क्या है, अदर गैसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, जो वायुमंडल में गैसेस मिलती है। तो हमारे पास आर्गन एक ऐसी नोबल गैस है, ये भी याद रखें कि नोबल गैसों में अगर निष्क्रिय गैसों में अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक और ओपन में कौन सी मिलती है, आपकी आर्गन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, यानी स्कैटरिंग फिनोमेना, प्रकीर्णन, कि जो स्काई कलर है वो ब्लू क्यों होता है। तो उसका रीज़न क्या आपके पास, प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना होता है, स्कैटरिंग फिनोमेना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो आकाश नीला नज़र आता है उसमें प्रभाव कौन सा है, कि ड्यू टू विच इफेक्ट स्काई सीन टू बी ब्लू, यानी ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से स्काई कैसा नज़र आता है, सीन टू बी ब्लू। तो इसका रीज़न याद रखना आपके पास है टिंडल इफेक्ट। यानी जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल जो प्रभाव है वो हमें ये बताता है कि आसमान का रंग नीला क्यों है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। सभी को अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, टैग हो सकता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो इसका मतलब डेफिनेट सा है कि बढ़ जाता है।
और ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी होती है? CO2। याद रखना अच्छे से। और अगर पूछे कि सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग है जो पृथ्वी को गर्म करता है, कि सूर्य प्रकाश का वह कौन सा भाग है, सनलाइट का वह कौन सा पार्ट है जो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर को वार्म अप करता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीमेंट करता है, वार्म अप करने वाला कौन सा होता है? IR होता है, इंफ्रा रेड होता है। ठीक है, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवरक्त प्रकाश कहते हैं। यानी अवरक्त प्रकाश के कारण पृथ्वी क्या होती है? हमारी गर्म होती है। और जिस प्रकाश में हम देखते हैं वो प्रकाश कौन सा होता है? वो होता है श्वेत पटल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? दृश्य पटल। यानी दृश्य पटल या विजिबल रिजाइन, जिसमें हम क्या करते हैं? देखते हैं। और जिसकी खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन ने की थी। चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यानी टेररिस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसे क्या बोलते हैं? टेररिस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट का टेररिस्ट किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यूकेलिप्टस अपने आप में क्या? सफ़ेदा है, जो आपको सड़कों किनारे और या नहर के किनारे अच्छे से देखने को मिलता है, जिसकी अच्छी लंबाई होती है। और ये किस परिवार का सदस्य है? अगर पादप जगत की बात करें तो ये यूकेलिप्टस किस परिवार में आता है? याद रखना, मिर्टेसी में आता है। कौन से परिवार में आता है? मिर्टेसी, जिसमें क्या है? अमरूद है, जामुन है, मेहंदी है। उस परिवार में क्या आपके पास? सफ़ेदा है। सफ़ेदे को ऐसा आतंकवादी क्यों कहा है? क्योंकि ये खनिज का अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है। क्या करता है? खनिज का जो अवशोषण है वो सर्वाधिक करता है। और किसके साथ करता है? जल के साथ। यानी इसका काम क्या होता है कि जिस जगह लगाया जाता है तो जल को क्या किया जाता है? वाष्पीकृत करवाया जाता है, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जित करवाया जाता है, इवोपोरेट करवाया जाता है, ताकि जो सेमी इलाका है, दलदल इलाका है, या जिस जगह पानी ठहरता है वहाँ से पानी को अवशोषित कर वायुमंडल में भेजने का काम कौन करता है? आपका यूकेलिप्टस करता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से मशहूर है? यानी स्टेट टाइगर के नाम से मशहूर है, वो कौन सा? आपका MP। यानी मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? स्टेट्स ऑफ टाइगर कहा जाता है। एक और है, बंगाल टाइगर के लिए डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा भी याद रखना आपको। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? यानी वन महोत्सव की बात आती है तो ये किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। चलिए, अब बात आती है कि वन्य जीव विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? भाई, जहाँ की खूबसूरती अच्छी हो, और वो कहाँ है? अपने पास स्विट्जरलैंड में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास। क्या कहता है? सफोकेशन क्या है? सफोकेशन कहते हैं कि जब भीड़ भड़ाके वाली जगह हो, जहां हमें ऐसा लगे कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिल रही है आपको सांस लेने के लिए? कम। तब आप कहते हो कि दम घुटने लगा है। दम घुटने लगा है मीन्स ऑक्सीजन की कमी है। किसके लिए? जीवों के लिए। तो यानी लैकनिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? सफोकेशन। यानी लैकनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? आपके पास सफोकेशन। और जब आप कहते हो कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तब क्या होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे दाब कम है, ऊंचाई वाले स्थान पे, पहाड़ों के क्षेत्र में। अब जब ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दाब कम है तो आपके शरीर में उस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तब कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी? आपकी एनोक्सिया। एनोक्सिया आने से जी मिचलाता है और हो सकता है आप अचेत होकर गिर जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो यानी जो जलवायु में गैसों की मुख्य की भूमिका दिखाई जाती है तो वो किसके लिए होती है? ग्रीन हाउस गैस की होती है, जिससे पूरी की पूरी जलवायु बदलती है, जिससे तापमान बढ़ता और क्या है? घटता है। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो वैश्वीकरण का तापमान बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। बाकी और भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती है? अफेक्ट करती है। लेकिन सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी है? यानी ओजोन डिप्लेशन बोला जाता है कि ओजोन का जो डिप्लेशन करती है, ओजोन स्तर को घटाती है। यानी ओजोन के मापक की इकाई क्या है? आप कमेंट में बताओगे। ओजोन की जो परत है, ओजोन का निर्माण है, ओजोन की प्रिपरेशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो आपकी कौन सी यूनिट में मेजर होती है? अब ओजोन की जो डिप्लेशन है वो किसके कारण है? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जरूरी नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला होता है CF2Cl2। जहाँ कहीं भी क्लोरीन नज़र आ जाए वो सारी चीज़ें आपके पास एक तरह से विनाशकारी अक्षयकारी डिप्लेटर होते हैं ओजोन लेयर के लिए। अब जैसे क्या है? Cl2 क्लोरीन गैस है,
अगर वो कभी बात कर ले कि ऐसा कौन सा तत्व है, तत्व की बात करता है, एलिमेंट की बात करता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो आपकी ओजोन लेयर के लिए सबसे खतरनाक होता है, तो आंसर आपका सिर्फ Cl है, क्लोरीन तत्व है। और अगर बात करें कि इनको डिप्लेट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो है आपके पास CFC, दूसरी आपके पास है क्लोरीन गैस, तीसरा है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, यानी तीसरी चीज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। चौथी चीज़ है आपके पास DDT, यानी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। उसके बाद आती है CTC, यानी CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4। यानी ये जो चीज़ें होती है ये सब की सब आपके लिए खतरनाक है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। यानी जहाँ कहीं भी शब्द किसका मिलता है आपको, क्लोरीन का, तो वो सारी की सारी नुकसानदायक है ओजोन लेयर के लिए। और अगर पूछे कि एक CFC का मॉलिक्यूल ले लें हम, तो ये कितनी ओजोन लेयर मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देता है, तो एक CFC का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन अणुओं को ख़त्म कर देता है। 1 लाख जो अणु हैं, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन बी डिस्ट्रॉयड, बी डिप्लेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ द CFC। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर दिस क्वांटिटी। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, यानी फॉर द फ्यूचर फ्यूल। यानी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्यूल एज द फ्यूचर, दिस बी द ओनली हाइड्रोजन। हाँ, इसके साथ अगर पूछी जाए कि आशा ईंधन किसे कहा जाता है, कि आशा का जो ईंधन है वो आपके पास किसे कहा जाता है, तो आशा का जो ईंधन है आपके पास होप फ्यूल। आशा ईंधन अगर पूछे या आशा धातु पूछे, तब आपका जवाब बदल जाना चाहिए, तब आपको याद रखना है यूरेनियम। यानी आस जताएंगे हम तुमसे, तुम कौन हो, यू। तो यानी आपके पास आशा करते हैं कि फ्यूचर का भविष्य ईंधन तो है आपके पास हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं H2। और अगर यूरेनियम की बात करें तो ये आशा के नाम से जाना जाता है। और यूरेनियम की जो तस्करी होती है वो किस नाम से होती है, येलो केक के नाम से होती है। तो येलो केक के नाम से फेमस जो चीज़ है वो क्या होती है, U3O8 है। ये आपका यूरेनियम ऑक्साइड है, जिसे मैक्सिमम टेररिस्ट संगठन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की एक फीचर्स और है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। जिसमें पूछ ले कि भारी जल किससे बनता है, तो ड्यूटेरियम से बनता है। ड्यूटेरिक ऑक्साइड जिसे कहते हैं, फॉर्मूला उसका D2O है। और जो ट्रिटियम है ये आपके पास कैसा होता है, ये आपका प्यारे बच्चों रेडियोस्क्रिया होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये आपके पास एक तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप माना जाता है हाइड्रोजन का, जिसका जीवन काल कितना होता है, 12.33 साल होता है। अर्ध जीवन काल ऑफ द ट्रिटियम, यानी हाफ लाइफ टाइम ऑफ ट्रिटियम इज दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, कि विच इज़ नॉन टू बी द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी पर्यावरण का सुरक्षा कवच का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेयर। यानी प्रोटेक्टिव जो लेयर है एनवायरनमेंट की, वो क्या चीज़ है, वो आपकी ओजोन लेयर है। क्योंकि ओजोन हमें एनवायरनमेंट में उन सारी बुरे प्रभावों, यानी जो अल्ट्रावायलेट फॉर्मेशन होती है उसे टोटली क्या करती है, हमें बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्या है, एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पे स्थित है, तो विस्कन्स में है। यानी विस्कन्स सिटी के अंदर क्या है, स्थित है, किसके लिए, एजुकेशन फॉर किड्स, यानी बच्चों को सिखाने का एक जरिया। चलिए CNG की फुल फॉर्म क्या है, एक CNG होती है, एक आपके पास NG होती है और एक आपके पास LNG होती है। तीनों एक ही कंटेंट से बनी होती है। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, NG का मतलब होता है नेचुरल गैस और LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवित। यानी जो LNG है उससे 2 इफेक्ट पैदा होते हैं, एक LNG है तो ये तो है आपके पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है, और एक घरों में जो यूज़ होती है वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड और कौन सी होती है, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं। अगर CNG, NG और LNG की बात करें तो इनका जो कंटेंट होता है वो होती है मीथेन। और अगर हम बात करें LPG की, LPG के जो कंटेंट होते हैं वो आपको याद रखने हैं 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का मतलब है कि आपके पास इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। असली कंटेंट जो माना जाता है LPG का, जो पुराने ज़माने में आया करता था, वो है आपके पास आइसोब्यूटेन।
IB के नाम से जाना जाता है। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों कुछ गैस की। और एक और याद रखना कि जो LPG के रिसाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस रसायन का नाम बताइए, तो मरकैप्टान। कि जो आपके रिसाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, मरकैप्टान किया जाता है। और मरकैप्टान का सूत्र अगर पूछे तो ये आपके पास सूत्र है CH3SH। ये होता है आपके पास मरकैप्टान, जिसे मिथाइल थियोईथर कहा जाता है। दूसरा मरकैप्टान कौन सा होता है, ये होता है C2H5SH, यूँ लिखा जाता है। यानी आपके पास इथाइल और मिथाइल थियोईथर के नाम से मरकैप्टान होता है, जो दुर्गंध देने वाला यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों हमारे पास है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। तो 65 जो डेसिबल क्वांटिटी होती है ध्वनि प्रबलता, यानी ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस जिसे कहा जाता है, किस में मेजर की जाती है, तो वो होती है आपकी डेसिबल। तो डेसिबल जो आपके पास एक तरह से शोर या प्रदूषण का घटक बन जाता है, शोर यानी साउंड हाईली प्रोबेबल हो जाती है, जो हमें नहीं सुहाती, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो वो कब होती है, 65 dB से ऊपर शुरू हो जाती है। चलिए, भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सबको पता है अच्छे से, देहरादून सिटी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है प्यारे बच्चों, MP की राजधानी भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत क्या है। यानी वायु प्रदूषकों का पता लगाया जा सकता है। वायु प्रदूषकों का मतलब क्या होता है, लाइकेंस और मॉन्स। लाइकेंस किसके अंदर आती है, लाइकेंस और मॉन्स दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, लाइकेन के अंतर्गत आते हैं। और इनका अध्ययन किस में होता है, लाइकेनोलॉजी में होता है। और वैसे अगर आपसे पूछे कि लाइकेन है क्या, अगर आपसे पूछे कि लाइकेन वायु प्रदूषक में किसको मापती है, तो खास तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड, लेड और आर्सेनिक के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन प्रॉपर जो यूज़ होती है वो कौन सी वायु गैस को मापती है। तत्व तो आए तो लेड और आर्सेनिक लिखोगे, लेकिन अगर गैस की बात आती है तो सल्फर डाइऑक्साइड इसकी दुश्मन होती है। पता कैसे चलता है कि जिस क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो लाइकेन गुब्बारों में ऊपर छोड़ी जाती है बेचारी, वो क्या होती है, मर जाती है। यानी उसे कोई लाइक नहीं करता, साफ कर दी जाती है। और लाइकेन अपने आप में एक संबंध है। अगर आपसे पूछे कि लाइकेन कैसा संबंध है, तो लाइकेन आपका एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी को कहते हैं सिम्बायोलिज्म। सहजीवी किसके बीच में होता है, ये होता है आपका कवक और शैवाल के बीच का। तो कवक और शैवाल के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन। और अध्ययन किस में होता है, लाइकेनोलॉजी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेड डेटा बुक, यानी रेड जो डेटा बुक होती है RDB, इसका संबंध किससे होता है। यानी ये बताती है कि विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों के बारे में, पादप के बारे में, इन चीज़ों का जो हमें ज्ञान देती है वो कौन सी रहती है, रेड डेटा बुक। यानी एक्सटिंक्शन एंड गोइंग टू बी वल्नरेबिलिटी एनिमल्स एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है, यानी मेंटल डिसएबिलिटी पैदा करता है। तो मेंटल डिसएबिलिटी जो पैदा करता है वो शीशा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। यानी मेंटल होएडा आदमी शीशे के आगे देखता नहीं है। यानी मेंटल डिसएबिलिटी किससे होती है, शीशे होती है। जो कार, मोटर कार के प्रदूषक का क्यों नाम लिया है, क्योंकि इसकी मात्रा कहाँ से आती है, जिन गाड़ियों, जिन ऑटोमोबाइल में पेट्रोल यूज़ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पेट्रोल के अंदर एक घटक मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वो घटक इसलिए मिलाया जाता है ताकि जिस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसका इंजन जब ईंधन को जलाता है तो उसकी प्लेटों की कंपन से आवाज़ पैदा होती है, वाइब्रेटिंग साउंड पैदा होती है, जो कानों को नहीं सुहाती। उसे कहते हैं अपस्फोटन। और उस अपस्फोटन यानी एंटी नॉकिंग, यानी वो नॉकिंग होती है, अपस्फोटन होती है नॉकिंग, यानी सफोटन कहते हैं उसे। और एंटी नॉकिंग का मतलब होता है अपस्फोटन, यानी उसको रोकना होता है। तो जो अपस्फोटन हो रही है उसको रोकने के लिए हम एक रोधी इस्तेमाल करेंगे। वो रोधी क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। और वो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, एक होता है तेल और तुमिल। यानी तेल में तुमिल, यानी तेल का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लेड, और TML का मतलब होता है टेट्रा मिथाइल लेड। इसको यूँ भी लिख सकते हो कि जो TEL है ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 and 4। ये होता है टेट्रा, और लेड का मतलब होता है PB। ये तो फॉर्मूला हुआ किसका, TEL का। और इसी तरीके से दूसरा क्या होता है आपके पास, TML।
TML का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 4, यानी टेट्रामिथाइल ये हुआ, और साथ में आप लिख दो लेड। ये आपके पास बन गया क्या, टेट्रामिथाइल लेड। अब अगर आपसे पूछे कि पेट्रोल का जो रंग होता है, वो पेट्रोल का रंग भी इसी के कारण होता है। पेट्रोल का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, तो लाल रंग जो होता है वो आपका TEL, और किसके कारण होता है, TML। आज के समय में क्या मिलाई जाती है, BTX मिलाई जाती है। BTX का मतलब होता है बेंजीन, टॉयलिन और जाइलिन। ये आज के समय में पेट्रोल के अंदर मिलने वाला घटक है, जिससे एक आशंका बढ़ गई है कि जो आज पेट्रोल के कारण ब्लड कैंसर होने की आशंका जताई जाती है, वो किसके कारण जताई जाती है, तो वो एक घटक होता है उसका क्या, बेंजीन। याद रखना, बेंजीन के कारण ब्लड कैंसर होने की आशंका सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी प्रदूषण है, तो यानी DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका नाम है प्यारे बच्चों। किसका, जो आपका एक अक्षयकारी प्रदूषक है, यानी जैविक। जैव अक्षयकारी का मतलब होता है बायो मैग्निफिकेशन करता है। ये क्या करता है, बायो मैग्निफिकेशन होती है इससे। बायो मैग्निफिकेशन से क्या हो सकती है, ट्यूमर, यानी एक तरह का अर्बूद बन सकता है, जिससे उत्तक कैंसर होती है। अब बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है किसका, DDT का। तो DDT है क्या, ये आपके पास एक इंसेक्टिसाइड है। ये क्या आपके पास इंसेक्टिसाइड है, और इस इंसेक्टिसाइड कीटनाशक को बनाया किसने था, तो वो याद रखना है, पॉल म्यूलर ने बनाया था जी। और इसी पॉल म्यूलर को इसके लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़। लेकिन आज DDT क्या है, बैन है। आज अगर पूछे तो DDT क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। और क्यों बैन कर दिया गया है, इस अक्षयकारी प्रदूषण यानी बायो मैग्निफिकेशन पॉल्यूशन के कारण। और इसका सूत्र अगर पूछे तो आपने क्या करना है, दो इस तरीके से बेंजीन देखनी है। ये होती है आपके पास बेंजीन, और एक ये होता है कार्बन, और एक ये होता है कार्बन। इस पे होता है Cl, इस पे भी Cl, और इस पे भी Cl, और इस पे क्या ली जाती है, एक बेंजीन। इस तरीके से बना के ऊपर लगाया जाता है H, इसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, Cl, और इस नंबर पे भी क्या होती है, Cl। तो ये है हमारी बेंजीन के साथ बनने वाली DDT। एक DDT का अगर केस पूछा जाए कि DDT कैसा यौगिक है, तो ये आपके पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है आपका, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो पॉलीन्यूक्लियर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका खास प्रभाव क्या होता है, याद रखें, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं आपके, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर जनित। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर जनित, यानी जिनसे कैंसर पैदा होती है। और ख़ास तौर पर ये कौन सी चीज़ को प्रभावित करते हैं, उत्तक को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है। सबको पता है कि जो सोलर पैनल से मिलने वाली ऊर्जा है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, एनर्जी बी द कम्स फ्रॉम द सोलर मीन्स सन हैव नो पोल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट। दिस इज द पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट विल बी स्टार्ट, कि जल प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो दिस बी द स्टार्टेड इन 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल को प्रदूषित करने वाला धातु युगम, यानी धातु के जोड़े जो आपके किसको पॉल्यूट करते हैं, वाटर को। मरकरी है, लेड है, और क्या है, आर्सेनिक। ये आपके, और कैडमियम भी आता है, जो क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात आती है कि विश्व ताप में वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है, वर्षा की कमी। यानी आपके पास जैसे जैसे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जिससे अकाल यानी फेमिन्स होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं, वर्षा की क्या होने लगती है, कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक प्रदान करती है। सबको पता है प्यारे बच्चों कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस कांड किस गैस का रिसाव हुआ था, तो सबको पता है MIC का हुआ था। ये हुआ कब था, 1984 में हुआ था। 1984 में क्या है, मिथाइल आइसोसेनेट क्या चीज़ है, ये आपकी कीट नाशक बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम आती है, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड बनाने के। और जो कंपनी
NIC बना रही थी, उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। और ये किसको केमिकल देती थी? जो डो केमिकल है कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक है, जिसका मेन संस्थान कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। उसको क्या करती थी? ये कीटनाशक बनाने के लिए MIC सप्लाई करती थी। आज ये उसी का ही हिस्सा है, यूनियन कार्बाइड आज हिस्सा है अगर तो किसका है? डव का ही है। और इसने क्या किया था? यहाँ पर एक तरह से त्रासदी पैदा की थी। क्या पैदा की थी? त्रासदी। रिसाव के कारण बहुत सारे लोग उसी टाइम क्या हो गए थे? बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। और जहरीला प्रभाव होने के कारण नर्व सिस्टम ब्लॉक और डैमेज हो गया था। और एकदम से क्या है, बहुत सारे लोग मृत्यु की कोख में जा समाये थे। और अब बात ये आती है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है C2H3NO। ये आपके पास सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? तो एक ही है आपके पास है नीम। नीम बहुत ही गुणकारी वृक्ष है। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता के लिए पूछा है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, और दूसरी क्या है हमारे पास? मीथेन। उष्णता का मतलब होता है ड्रॉट, यानी ड्रॉट का कंडीशन होता है सूखा। सूखा जो पड़ता है, अकाल जो पड़ती है, फैमिन जो आती है, जिसमें हमारे देश का अगर पहला फैमिन पूछे तो ग्रेट बंगाल फैमिन था, जो 1769 से लेकर 1773 के बीच में था। और उसका मुख्य ईयर क्या माना जाता है? 1770 माना जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में करवाएंगे आपको कि 1770 में क्या पड़ा था? भारत के अंदर एक ऐसा अकाल पड़ा था जिसने लगभग 10 मिलियन लोगों को चपेट में लिया था। मीन्स 1 करोड़ लोग मृत्यु की कोख में जा समाये थे। और ये हमारी आज तक की भारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। यानी इसमें क्या हुआ था? सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट बंगाल फैमिन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम कब पारित किया गया? तो 1986 में किया गया था। आगे बात आती है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक क्या बताती है? कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जो एक्सटिंक्ट क्वांटिटी होती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती है, जातियां होती है, कौन सी आपकी पौधों की हो या पशुओं की हो, उन्हें हम किस बुक से स्टैंडर्डाइज करते हैं? रेड डेटा बुक से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, कि हमारे पास रेड जो डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो ये है IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है? प्रकृति का संरक्षण करता है। क्या करता है? प्रकृति का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक में जो संकटापन्न जीवों को दर्शाया जाता है वो किस कलर से दर्शाया जाता है? पिंक मार्किंग की जाती है। जो आपकी संकटापन्न है, यानी गोइंग टू बी वल्नरेबल स्पीसीज